Hello everyone, I am Muid Ahmed Siddiqui with another video lecture of Strategic Management Accounting paper, and in this video I will do a number of MCQs on relevant costs. So let's start करते हैं. रेलेवेंट कॉस्ट्स का जो मेरा लाइव ऑनलाइन लेक्चर हुआ था उसके अंदर मैंने आपको रेलेवेंट कॉस्ट के बारे में कुछ बातें बताई थी. पहले तो ये कि मैं उन कुछ पॉइंट्स को, उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज़ करूँगा आज के लेक्चर में, और फिर मैं रेलेवेंट कॉस्ट के कुछ MCQs आपके सामने सॉल्व करूँगा. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि सर MCQs की मेरे पास जो क्वेरीज़ आ रही हैं उसमें स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर MCQs की तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें. तो मैं ये स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ पहली बात कि वो MCQs के लिए जो है सिमा का P1 रिवीजन किट और सिमा का P2 रिवीजन किट इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा ACCA का F5 का रिवीजन किट भी आपके लिए रेलेवेंट है. अच्छा, ये तीनों किट जो लेने हैं आपको वो लेने हैं कैपलन के. BPP आप इस्तेमाल नहीं करें. BPP मैं कहता हूँ कि आप BPP का रिवीजन किट इस्तेमाल नहीं करें. उसकी कुछ रीज़न्स हैं, बहरहाल वो जब आप देखेंगे उसको तो आपको आ जाएंगी समझ में, लेकिन मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप BPP का रिवीजन किट इस्तेमाल नहीं करें. आप इन तीनों पेपर के रिवीजन किट कैपलन का जो है वो दैट इज़ सूटेबल फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर ऑफ ICMAP क्वालिफिकेशन. तो ये तो हो गई बात बुक्स के बारे में, मटेरियल के बारे में. मूविंग फॉरवर्ड अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे रेलेवेंट कॉस्ट. रेलेवेंट कॉस्ट के बारे में मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे. पहली बात, रेलेवेंट कॉस्ट्स आर इंक्रीमेंटल. रेलेवेंट कॉस्ट जो है वो फ्यूचर में होती हैं, अवॉइडेबल होती हैं और कैश फ्लो होती हैं. नॉन कैश फ्लो आइटम लाइक डेप्रिसिएशन रेलेवेंट नहीं होते. अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक आपको निमोनिक बताया था, I फॉर इंक्रीमेंटल, F फॉर फ्यूचर, A फॉर अवॉइडेबल एंड C फॉर व्हाट, C फॉर कैश फ्लोज. तो ये निमोनिक बन गया IFAC आपको पता ही है. बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी बॉडी अकाउंटिंग प्रोफेशन, आपको पता होगा कि IFAC क्या होता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स. तो आप रेलेवेंट कॉस्ट के इन 4 मेन पॉइंट्स को यूजिंग द निमोनिक IFAC जो है वो याद रख सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, अब मैंने आपको बात बताई थी एक इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन. ये आपको पता होगा कहाँ से, जो आपने इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा. ये यहाँ पे भी रेलेवेंट है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो रेलेवेंट होती है एट टाइम्स, ये मैंने आपको समझाया था. मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा अब ये एक चार्ट है रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल के बारे में. रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल के मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं. कभी रिप्लेसमेंट कॉस्ट रेलेवेंट होती है, कभी जो है वो जब हम मटेरियल इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, रेगुलरली यूज़ भी नहीं होता, उसकी कुछ और कंडीशंस होती हैं. तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल की डिफरेंट कंडीशंस हैं जो इस चार्ट में आपके सामने, ये चार्ट जब आप देखेंगे तो आपको रिवाइज़ हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएंगी. इसके ऊपर मैं बात करूँगा जब हम अभी फर्दर इसके जब MCQ सॉल्व करेंगे रेलेवेंट कॉस्ट के, तो मैं रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल पे और बात करूँगा. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा कि आप यहाँ पे ये वीडियो पॉज करके इस चार्ट को एक मरतबा देख लें ताकि आपको रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल से मुताल्लिक़ चीज़ें जो है वो रिवाइज़ हो जाएं. तो यहाँ पे बेटा वीडियो पॉज कर लें आप, और आप चीज़ों को थोड़ा सा और गो थ्रू कर लें, रिवाइज़ कर लें अबाउट रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर पे. रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर के भी कुछ सिनेरियोज़ हैं जो यहाँ पे आपको गिवन है. तो यहाँ पे भी मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज कर लें और ये सिनेरियोज़ जो हैं रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर के, इनको आप एक मरतबा गो थ्रू कर लें ताकि आप कुछ चीज़ें रिवाइज़ हो जाएं.
अच्छा, इसके बारे में भी मैं फ़र्दर बात करूँगा जब अभी हम MCQs सॉल्व करेंगे, जब मैं अपनी इस वीडियो में आपके सामने रेलेवेंट कॉस्ट के MCQs सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे आप देख लें इसको एक मर्तबा और थोड़ा सा इसको समझ लें, गो थ्रू कर लें। ये मैंने अपने पहले जो मेरे लेक्चर्स हैं रेलेवेंट कॉस्ट पे, उसमें मैं ये बातें आपको बता चुका हूँ। सेम स्लाइड्स सेम प्रेजेंटेशन, यही प्रेजेंटेशन मैंने इस्तेमाल की है, यही स्लाइड्स इस्तेमाल की हैं और यही मटेरियल है उसमें। ओके, चलें अब हम यहाँ पे MCQs स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये आ गया पहला सवाल, रेलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 42, UU company has been asked to quote for a special contract. The following information about the material needed has been this following. मटीरियल X, इसकी बुक वैल्यू दी हुई है $5 पर केजी, स्क्रैप वैल्यू $0.5 पर केजी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट $5.5 पर केजी। द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स 10 kg ऑफ मटीरियल X। कॉन्ट्रैक्ट में कितने चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट को चाहिए 10 kg ऑफ मटीरियल X रिक्वायर्ड है। देयर आर 250 kg of this material in inventory which was purchased in error over 2 years ago. If material is modified at a cost of $2 per kg, it could then be used as a substitute for material Y which is in regular use and currently costs $6 per kg। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसके पास दो ऑप्शंस है। एक तो ये है कि ये सब्सटीट्यूट इस्तेमाल करें, सब्सटीट्यूट एज अ सब्सटीट्यूट फॉर वाई, सब्सटीट्यूट फॉर वाई। अच्छा, अगर ये एज अ सब्सटीट्यूट फॉर वाई इसको इस्तेमाल करेगा मटीरियल एक्स को, तो इसमें इसकी सेविंग कितनी होगी ये देखना है हमें। मटीरियल वाई जो है ये रेगुलरली इस्तेमाल होता है और कंपनी कितने का ख़रीदती है? कंपनी ख़रीदती है $6 पर केजी का ये मटीरियल वाई कंपनी परचेज़ करती है। मटीरियल एक्स को मॉडिफाई करना होगा एट अ कॉस्ट ऑफ $2 पर केजी। इसका मतलब है कि जो $6 पर केजी नहीं, यानी कि जो सेविंग होगी वो $6 पर केजी नहीं होगी, बल्कि इसमें जो मॉडिफिकेशन की कॉस्ट है $2, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम लेस करेंगे। तो 6 - 2 यानी कि 4, 6 - 2 यानी कि $4 हो जाएगा ये। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना मटीरियल एक्स है, कितना कॉन्ट्रैक्ट में कितना मटीरियल एक्स रिक्वायर्ड है? मटीरियल एक्स रिक्वायर्ड है 10 kg। तो $4 पर केजी ऑफ वाई सेविंग होगी और कितना मटीरियल इस्तेमाल होगा? 10 kg। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4, ये तो हो गया 40। अच्छा, अब स्क्रैप वैल्यू, दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास क्या है कि कंपनी मटेरियल को क्या करे? स्क्रैप में बेच दे। दो ऑप्शन है, मैंने यही कहा कि दो ऑप्शन है। एक तो ये कि ये एज अ सब्सटीट्यूट फॉर वाई इस्तेमाल कर ले मटेरियल एक्स को, दूसरा ऑप्शन ये कि स्क्रैप में बेच दे। तो स्क्रैप वैल्यू कितनी है सर? स्क्रैप वैल्यू है $0.5 पर केजी। और कितना मटेरियल मौजूद है? मटेरियल एक्स कितना कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल होगा? $10 kg। तो 0.5 × 10 कितना हो जाएगा? 5। अब इन दोनों में बेहतर ऑप्शन कौन सा है? क्या $40 की सेविंग ये बेहतर ऑप्शन है, या $5? या तो $40 की सेविंग कर ले मटेरियल वाई की जगह इस्तेमाल करके, या तो स्क्रैप में बेच के $5 ले ले। जाहिर सी बात है बेहतर ऑप्शन क्या है? बेहतर ऑप्शन ये है $40 वाला। तो ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, ये इसकी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी, और बी जो है इस तरह, बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, गेट इट? मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं, आगे कुछ और सवाल देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 43, VV company has been asked to quote for a special contract. The contract requires 100 hours of labor. However, the laborers who are each paid $15 per hour are working at full capacity. There is a shortage of labor in the market. The labor required to undertake this special contract would have to be taken
from another contract Z, which currently utilizes 500 hours of labor and generates $5,000 worth of contribution. If the labor was taken from contract Z, then the whole of the contract would have to be delayed, and such delay would invoke a penalty fee of $1,000. अच्छा, अब यहाँ पे क्या ये सवाल में क्या बात कहना चाह रहा है? सवाल में ये कहना चाह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को परफॉर्म करना है, उसके लिए जो नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड है वो है 100 आवर्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड है, और जो वेज रेट है वो कितना है? वो $15 पर आवर है। अच्छा, अब एक ऑप्शन कंपनी के पास ये है, कंपनी क्या कर सकती है कि कंपनी जो है अपनी लेबर की शॉर्टेज को पूरा कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट जेड से लेबर को शिफ्ट करके इस कॉन्ट्रैक्ट पे जो अंडर कंसिडरेशन है, इस कॉन्ट्रैक्ट जेड से लेबर को शिफ्ट करके इस कॉन्ट्रैक्ट पे ला सकती है। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि कंपनी को एक पेनल्टी फ़ी इनकर करनी पड़ेगी, दैट इज़ $1,000। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, एक सवाल ये हो सकता है स्टूडेंट का, एक सवाल ये हो सकता है कि सर हमने तो ये पढ़ा था लेबर के बारे में हमने तो ये पढ़ा था कि कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन, जो हम कॉन्ट्रैक्ट से हटा रहे हैं लेबर को, उससे जो हमारा कंट्रीब्यूशन जो हमें लूज़ करना पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट पे, उसको हम लेते हैं, और हम जो हमारी लेबर की कॉस्ट होती है उसको हम उसमें ऐड करते हैं, तो हमारे पास लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट आती है। ये मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसकी लास्ट कंडीशन देखें, ये इसकी लास्ट कंडीशन देखें। सो दिस फुल कैपेसिटी टेक वर्कर्स फ्रॉम अनदर प्रोजेक्ट, किसी और जब हम प्रोजेक्ट से ले रहे होते हैं वर्कर्स को, तो वहाँ पे हमारी जो रेलेवेंट कॉस्ट होती है वो क्या होती है? लॉस कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्रोजेक्ट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्रोजेक्ट और लेबर कॉस्ट। लेकिन इस सवाल में जो है वो ऐसा नहीं हो रहा। इस सवाल में क्या है कि इस सवाल में ऐसा नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जेड, मेरी बात ज़रा गौर से सुने, कि कॉन्ट्रैक्ट जेड जो है ना वो कंप्लीट तो होगा और उससे जो कंट्रीब्यूशन है वो भी होगा। जो कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है $5,000, ये कंट्रीब्यूशन भी कंपनी अर्न करेगी प्रोजेक्ट से। ऐसा नहीं है कि कंपनी अर्न नहीं करेगी, कंपनी अर्न करेगी ये कंट्रीब्यूशन। लेकिन क्या है कि कंपनी को एक पेनल्टी फ़ीस इनकर करनी पड़ेगी, दैट इज़ $1,000। तो ये वाली जो यहाँ पे ये जो बता रहा है ना, ये रेलेवेंट नहीं है, ये रेलेवेंट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी ये चीज़। ये जो सेकंड पैराग्राफ है ना, ये रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि कंपनी को कोई कंट्रीब्यूशन छोड़ना नहीं पड़ रहा कॉन्ट्रैक्ट जेड से। ऐसा नहीं है कि जो $5,000 का कंट्रीब्यूशन है उसमें से कंपनी को कुछ छोड़ना पड़ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है कि कंपनी को एक पेनल्टी फ़ीस देनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में डिले आएगा, इस वजह से कंपनी को एक पेनल्टी फ़ीस देनी पड़ेगी। कितनी? $1,000 की। तो ये $1,000 जो है वो रेलेवेंट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या रेलेवेंट हो जाएगी? जो लेबर की कॉस्ट है, 100 आवर ऑफ लेबर एट $15 पर आवर, तो 100 मल्टीप्लाई बाय $15, ये तो हो गई आपकी पेनल्टी फ़ी, ये तो हो गई पेनल्टी फ़ीस, और ये हो गई आपकी लेबर कॉस्ट, ये हो गई आपकी लेबर कॉस्ट। तो ये हो जाएगी कितनी? $1,500। 1500 एंड 1000 इज इक्वल्स टू 2,500 तो इसका आंसर बनेगा आपके पास, क्या आंसर बनेगा? आंसर बनेगा सी। अच्छा, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 44। An organization is considering the cost to be incurred in respect of a special order opportunity. The order would require 1250 kg of material D that is readily available and regularly used by the organization on its normal products. There are 265 kg of material D in inventory which cost $795 last week. The current market price is
$3.24 per kg. Material D is normally used to make product X. Each unit of X requires 3 kg of material D. Each unit of X requires 3 kg of material, and if material D is costed at $3 per kg, each unit of X yields a contribution of $15. What is the relevant cost of material D to be included in the costing of the special order? The order would require 1250 kg of material D that is ready and regularly used. अच्छा, अब material D जो है ना वो readily available है, यानी कि आसानी से मिल जाता है, और regularly इस्तेमाल होता है, तो जब भी जो है, जब भी ये सिनेरियो होगा आपके सामने कि मटीरियल जो है वो रेगुलरली इस्तेमाल हो रहा है और आसानी से मार्केट में दस्तयाब भी है, तो ऐसी सूरत में याद रखें कि जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है या जो करंट मार्केट प्राइस है, जो भी करंट प्राइस है मटेरियल की, वो रेलेवेंट होगी, क्योंकि मटेरियल क्या हो रहा है, मटेरियल रेगुलरली इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसी सिनेरियो में क्या होगा, जब भी मटेरियल रेगुलरली यूज़ होगा तो उसकी जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी वो क्या होगी, वो होगी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी उसको हम कहते हैं, वो होगी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस भी उसको हम कह सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस भी इसको हम कह सकते हैं। तो इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है मटेरियल डी की, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कितनी, 3.24 पर केजी। वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी सर $3.24 पर केजी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें $3.24 को कैसे निकालेंगे हम रेलेवेंट कॉस्ट, $3.24 को लेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1250 kg से, सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे $3.24 लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 1250 kg से। तो जो इसका टोटल आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, वो आएगा 4050। दैट इज़ योर ऑप्शन बी इन द क्वेश्चन। तो ये इसकी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। बस आप एक बात इसमें समझने वाली है कि जब भी रेगुलरली मटेरियल इस्तेमाल हो रहा होगा और रेडीली अवेलेबल होगा, तो ऐसी सूरत में जो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है, यानी कि जिस कीमत पे उस वक्त करंटली जिस कीमत पे वो मटेरियल बिक रहा है, वो मटेरियल मिल रहा है, वो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। इन ऑर्डर टू यूटिलाइज सम स्पेयर कैपेसिटी, के इज प्रिपेयरिंग अ कोटेशन फॉर अ स्पेशल ऑर्डर विच रिक्वायर्स 2000 kg ऑफ मटीरियल जे। अच्छा, के हैज़ 800 kg ऑफ मटीरियल जे इन इन्वेंट्री। Material J is used in the company's main product L. Each unit of L requires 5 kg of material J, and based on an input value of $7 per kg of J, each unit of L yields a contribution of $10. The resale value of the material J is $5.5 per kg. The present replacement price of material J is $8 per kg. Material J is readily available in the market. अच्छा, अब ये यहाँ पे ये बात कर रहा है, यहाँ पर ये बात कर रहा है कि मटेरियल J जो है वो रिक्वायर्ड है। मटेरियल J एक ऑर्डर के लिए रिक्वायर्ड है, 2000 kg ऑफ मटेरियल J रिक्वायर्ड है इनफैक्ट, ठीक है। मटेरियल J कितना रिक्वायर्ड है, 2000 kg रिक्वायर्ड है मटेरियल J का कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए। 800 kg जो है मटेरियल J का इन्वेंट्री में मौजूद है। अच्छा, अब आप इन लाइंस में देखें, इन ये जो 3 लाइंस हैं, ये वाला जो पैराग्राफ है, इसमें लिखा हुआ है मटेरियल J इज़ यूज्ड इन द कंपनीज मेन प्रोडक्ट। कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है उसमें ये मटेरियल इस्तेमाल होता है। मटेरियल J कंपनी के मेन प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। Each unit of L uses 5 kg of material J, and based on an input value of $7 per kg of J, each unit of L yields a contribution of $10. अच्छा,
एक तो बात ये होगा ये कंपनी के जो समझने वाली बात है इसके अंदर वो ये है कि एक जो पॉइंट हमें नोट करना चाहिए यहाँ पे, जो आपको पॉइंट नोट करना चाहिए वो ये है कि कंपनी के मेन प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो रहा है ये मटेरियल, जो हमें कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए, जो हमें ऑर्डर के लिए मटेरियल चाहिए, मटेरियल जो वो कंपनी के मेन प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो रहा है। फिर आगे लिखा हुआ है द रीसेल वैल्यू ऑफ जे इज़ $5.5 पर केजी, ये स्क्रैप वैल्यू है। अच्छा, अब आगे ये बोल रहा था प्रेजेंट रिप्लेसमेंट प्राइस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ जे इज़ $8 पर केजी। अच्छा, चूँकि ये मटेरियल जो है वो कंपनी के मेन प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो रहा है, मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो ये मटेरियल जो है कंपनी के मेन प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो रहा है, इससे ये बात ज़ाहिर हो रही है कि ये जो है रेगुलरली इस्तेमाल हो रहा है। ये जो मटेरियल है, मटेरियल जो ये रेगुलरली यूज़ कर रही है कंपनी। और यहाँ पे ये भी लिखी हुई है एक बात, रिप्लेसमेंट प्राइस दी हुई है, फिर एक बात ये भी लिखी हुई है मटेरियल जो इज़ रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट। और इसकी जो प्रेजेंट रिप्लेसमेंट प्राइस है वो कितनी है, वो है $8 पर केजी। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट रिप्लेसमेंट प्राइस कितनी है, $8 पर केजी। तो बाकी सब इररेलेवेंट हो जाएगा, ये रेलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि मटेरियल जे रेगुलरली इस्तेमाल हो रहा है, तो जो उसकी करंट मार्केट प्राइस है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ये हमारे लिए रेलेवेंट है, $8 पर केजी। अच्छा, और कितना हमें रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है 2000 केजी। तो इसकी जो रेलेवेंट कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास $8 मल्टीप्लाई बाय 2000 केजीज़। तो टोटल क्या बन जाएगा, टोटल बनेगा हमारे पास $16,000। ये टोटल हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी किसकी, मटेरियल जे की। तो इसको हम यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आ रहा होगा ये समझ में। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। A company is calculating the relevant cost of the material to be used on a particular contract. The contract requires 4,200 kg of material H. कॉन्ट्रैक्ट में कितना रिक्वायर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट में 4,200 kg रिक्वायर्ड है मटेरियल H का, और ये हम ख़रीद सकते हैं $6.3 पर केजी पे। The company bought 10,000 kg of material H some time ago when it paid $4.5। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक पॉइंट मैं आपको रिवाइज़ कराना चाहूँगा कि ये जो कॉस्ट है इसकी, ये जो कॉस्ट है ये क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, जिस प्राइस पे जो है कुछ अर्सा पहले कंपनी ने यही मटेरियल $4.5 पे ख़रीदा था, ये हो जाएगी हमारी, ये क्या है, ये संक कॉस्ट है, ये रेलेवेंट नहीं है, ये संक कॉस्ट है, या इसको हम पास्ट कॉस्ट भी कहते हैं, ये रेलेवेंट नहीं होती। ये मैंने आपको यहाँ पे ऐसे ही एक रिवाइज़ कराने के लिए आपको समझा दिया कि ये क्या है, $4.5 पर केजी, ये एक संक कॉस्ट है, पास्ट कॉस्ट है, ये कंपनी पहले इनकर कर चुकी है, तो ये रेलेवेंट नहीं है। अच्छा, अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि करंटली 3,700 kg ऑफ दिस रिमेन्स इन इन्वेंट्री। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 4,200 kg। कितना मौजूद है, 3,700 kg हमारे पास इन्वेंट्री में मौजूद है। द इन्वेंट्री ऑफ मटीरियल H कुड बी सोल्ड फॉर हाउ मच, $3.2 per kg. The company has no other use for material H other than on this contract, but it could be modified at a cost of $3.7 per kg and use it as a substitute for material J. Material J is regularly used by the company and can be bought for $7.5 per kg. अच्छा, 4,200 kg रिक्वायर्ड है, इसमें से 3,700 kg हमारे पास पहले से मौजूद है, लेकिन 3,700 kg के लिए कंपनी के पास दो ऑप्शंस है। इस ये जो 3,700 जो इन्वेंट्री में पहले से पड़ा हुआ है, इसके लिए दो ऑप्शंस है कंपनी के पास। एक ऑप्शन तो ये कि कंपनी इसको क्या करे, इसको स्क्रैप में बेच दे,
स्क्रैप वैल्यू सर कितनी दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू इसकी दी हुई है द इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल एच कुड बी सोल्ड फॉर $3.2। तो स्क्रैप वैल्यू इसकी एक तो ये हो गई स्क्रैप वैल्यू $3.2। दूसरा ऑप्शन क्या है कंपनी के पास, दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसको एज अ सब्सटीट्यूट फॉर जे इस्तेमाल करें, सब्सटीट्यूट फॉर जे, सब्सटीट्यूट एज अ सब्सटीट्यूट फॉर जे इस्तेमाल करेगी तो क्या होगा, तो $7.5 पर केजी जे की जो वैल्यू है वो है, जे कितने का पड़ता है, मटेरियल जे कितने का पड़ता है कंपनी को, $7.5 पर केजी का पड़ता है। इस तरह करने से क्या होगा कि $7.5 पर केजी तो सेव नहीं होगा, लेकिन $7.5 माइनस जो इसकी मॉडिफिकेशन कॉस्ट है ये अमाउंट कंपनी को सेव हो जाएगा। 7.5 माइनस 3.7 इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू $3.8 पर केजी। अच्छा, अब इन दोनों में से रेलेवेंट कौन सी है, इन दोनों में से जो रेलेवेंट होगी वो ये होगी, क्योंकि ये हायर अमाउंट है, ये हायर अमाउंट है। कितने की सेविंग हो जाएगी कंपनी को, कितने की जो बेस्ट यूज़ है इसका, यानी कि इसका मतलब है कि 3700 का जो बेस्ट यूज़ है अदर देन दिस कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अदर देन दिस कॉन्ट्रैक्ट जो बेस्ट यूज़ है कंपनी के पास मटीरियल एच का, वो क्या है, यूज़ इट एज अ सब्सटीट्यूट फॉर जे एंड सेव $3.8 पर केजी। तो अच्छा, $3.8 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, 3700 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 14,060। तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई 14,060। अच्छा, ये तो बात हो गई 3700 kg की जो पहले से इन्वेंट्री में मौजूद है। रिक्वायर्ड कितना है, 4200 kg। तो 500 kg, वो 500 kg मज़ीद कंपनी को रिक्वायर्ड है। क्या करेगी कंपनी, सीधा सीधा इसको मार्केट से ख़रीद लेगी, सीधा सीधा क्या करेगी, इसको मार्केट से ख़रीद लेगी। और इसकी जो मार्केट वैल्यू है, करंट मार्केट वैल्यू, वो कितनी है, $6.3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे $6.3 से, तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3150। दोनों को ऐड अप करें, टोटल आ रहा है 17,210। ये आंसर है एंड दिस इज़ ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए 47 का आंसर क्या है, ए है। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर। लेट्स मूव फॉरवर्ड, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर। बल्कि इसको मैं यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे आपके सामने खुला रहने देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा मुश्किल भी है ये क्वेश्चन 47, तो आपको ताकि ये समझ में आ जाए, आप इसको देख लें तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अच्छा, जहाँ जहाँ पे ये आप समझ रहे हैं कि आपको कोई चीज़ कॉपी करनी है इस वीडियो में, कोई चीज़ आपको नहीं आ रही समझ में, कोई चीज़ कॉपी करनी है, वहाँ पे बेहतर ये कि आप इस वीडियो को पॉज कर लें। पॉज करके आप जो है, जो भी मैं ये आपके सामने लिख रहा हूँ, इसको अपने पास नोट डाउन कर लें। ओके देन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में देख लेते हैं हम। ACE Limited is considering a new project that will require the use of current idle machine. The machine has a current book value of $12,000 and a potential disposal value of $10,500 before $200 disposal cost, and hence has been under depreciated by $1,500 over its life to date. अच्छा, थोड़ा सा इसने जो है यहाँ पे फिर एक मरतबा फिर थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया। अब आप देखें इन क्वेश्चंस में एग्जामिनर जो है नॉर्मली क्या कर रहा है, एग्जामिनर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन पुट कर रहा है क्वेश्चन में जो इररेलेवेंट है कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए। और ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में दिस इज़ अ कॉमन थिंग। अगर आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर्स की जो पास्ट पेपर्स हैं
उसको उसका एनालिसिस करें और उसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स आती हैं जिस तरह की, उन पे आप नज़रसानी करें, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन एग्ज़ामिनर डालता है जो कैंडिडेट को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होती है और एडजस्टमेंट्स को मुश्किल बनाने के लिए होती है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है जो मुश्किल बनाने के लिए है, सवाल को मुश्किल बनाने के लिए, कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा, ACE Limited is considering a new project that will require the use of a currently idle machine। एक ऐसी मशीन जो इस वक्त फारिग है, इसकी ज़रूरत है प्रोजेक्ट में। द मशीन हैज़ अ करंट बुक वैल्यू। एक तो बुक वैल्यू कंपनी की, बुक वैल्यू यानी कि जो रिटन डाउन वैल्यू होती है, जो हमारे पास फिक्स एसेट्स का आपने शेड्यूल देखा होगा, कभी ऑडिट फर्म वगैरह में अकाउंट्स में काम किया तो फिक्स एसेट्स का शेड्यूल देखा होगा, या आपने वैसे भी पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन में, जैसे आपने पढ़ा होगा कि बुक वैल्यू जो रिटन डाउन वैल्यू होती है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू होती है किसी एसेट की, वो कहलाती है बुक वैल्यू। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनफैक्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू होती है वो कहलाती है बुक वैल्यू। एंड अ पोटेंशियल डिस्पोजल वैल्यू ऑफ 10,500 बिफोर $200 डिस्पोजल कॉस्ट, यानी कि डिस्पोजल वैल्यू यानी कि मशीन कितने की बेच सकते हैं, मशीन बेच सकते हैं 10,500 और बेचने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो है 200। अच्छा, एक तो इस पॉइंट को ज़रा अपने पास नोट कर लें। अब यहाँ पे ये बोल रहा है एंड हैंस हैज़ बीन अंडर डेप्रिशिएटेड बाय $1,500 ओवर इट्स लाइफ टू डेट। मैंने आपको बताया जब रेलिवेंट कॉस्ट पे मैं शुरू में लेक्चर दे रहा था, मैंने आपको बताया कि जो आइटम्स नॉन कैश आइटम्स होते हैं वो नॉन रेलेवेंट होते हैं, इररेलेवेंट होते हैं, वो रेलेवेंट कॉस्ट या रेलेवेंट रेवेन्यू में शामिल नहीं होते। तो ये क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, एक नॉन कैश आइटम है, तो ये भी इररेलेवेंट है। बिल्कुल इसी तरह ये जो बुक वैल्यू है ये भी इररेलेवेंट है। बुक वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, एक तरह की पास्ट कॉस्ट होती है, संक कॉस्ट होती है, इररेलेवेंट होती है। इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये अमाउंट, हाँ डिस्पोजल प्रोसीड्स, ये अमाउंट जो है ये रेलेवेंट है 10,500 और ये 200, क्योंकि ये एक फ्यूचर कैश फ्लो है। कंपनी चाहे तो इस मशीन को बेच सकती है 10,500 का, उसमें कंपनी को जो कॉस्ट आएगी वो $200 की आएगी। इस तरह जो कंपनी का जो रेलेवेंट कैश फ्लो होगा वो कितना होगा, वो होगा $10,300। इफ़ द मशीन इज़ टू बी फिट फॉर पर्पस ऑन द न्यू प्रोजेक्ट इट विल हैव टू बी रीलोकेटेड एट अ कॉस्ट ऑफ $500। ये रीलोकेशन की कॉस्ट होगी एंड रीफिटेड एट अ फर्दर कॉस्ट ऑफ $800। तो कंपनी जब प्रोजेक्ट को अंडरटेक करेगी यानी कि प्रोजेक्ट लेगी, तो इससे एक तो ये कॉस्ट है, एक तो ये कंपनी को जो रेवेन्यू होने वाला है इसको कंपनी को छोड़ना पड़ेगा, तो एक तो ये रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी, फिर ये कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी और ये कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो ये तीन आइटम इसके अंदर रेलेवेंट हो जाएंगे। एक तो इसकी डिस्पोजल देख लेते हैं, डिस्पोजल कितनी आ रही है, डिस्पोजल वैल्यू या डिस्पोजल प्रोसीड्स कंपनी को कितने हो जाएंगे। डिस्पोजल प्रोसीड्स होंगे कितने, 10,500 माइनस 200, तो ये हो जाएगा 10,300। ठीक है, ये हो जाएंगे डिस्पोजल प्रोसीड्स और ये हो जाएगी रीलोकेशन की कॉस्ट, रीलोकेशन और ये रीफिटिंग, रीलोकेशन और रीफिटिंग की कॉस्ट। रीलोकेशन कितनी है, 500 है, और रीफिटिंग कितनी है, रीफिटिंग है 800। ठीक है, तो इन तमाम कॉस्ट को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11,600। जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 11,600। ये हमारी टोटल रेलेवेंट कॉस्ट है मशीन की, जो ऑर्डर के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें चाहिए। यही आंसर दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 48।
मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व करता हूँ मैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, क्लेवर क्लॉक्स इज शॉर्ट ऑफ लेबर फॉर अ न्यू वन ऑफ प्रोजेक्ट नीडिंग 600 आवर्स ऑफ लेबर एंड हैज़ चॉइसेस एज टू वेदर टू सोर्स दिस। अच्छा, अब यहाँ पे इस सवाल में क्या है कि कंपनी को 600 आवर्स रिक्वायर्ड हैं लेबर के, और कंपनी के पास मुख्तलिफ चॉइसेस हैं लेबर फोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, लेबर फोर्स को हायर करने के लिए मुख्तलिफ चॉइसेस हैं कंपनी के पास। पहली बात, he could hire new people temporarily from an agency at a cost of $9 per hour. Alternatively, he could recruit new temporary staff at a fixed cost of advertising of $1,200, but then only pay $6 per hour for the time. He could also redirect some staff from existing work who are currently paid $7 per hour and who make sandals that generate a contribution of $3 per hour after all variable cost. Sandals are a good selling product and clever clogs will lose the production and the related sales while staff is working on the new one-off project. 3 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन क्या है, he could hire new people temporarily from an agency at a cost of $9 per hour। एक एजेंसी को इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, नए लेबर को हायर करें। एजेंसी को इस्तेमाल करते हुए नए लेबर को हायर करें, कितने पे, $9 पर आवर पे। तो क्या हो जाएगा, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो इसकी कॉस्ट आएगी वो आएगी $9 पर आवर, $9 पर आवर। और कितने नंबर ऑफ आवर्स हैं, नंबर ऑफ आवर्स हैं 600, तो टोटल हो जाएगा 5400 आवर्स। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, एक और ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिवली ही कुड रिक्रूट न्यू टेम्पररी स्टाफ एट अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। खुद रिक्रूट कर ले, नए स्टाफ को खुद रिक्रूट कर ले, किसी एजेंसी के थ्रू नहीं बल्कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू रिक्रूट कर ले, एडवर्टाइजिंग के थ्रू रिक्रूट कर ले, ठीक है, एडवर्टाइजिंग के रिक्रूट कर ले। अब इसमें क्या है कि एक तो ये कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी $1200, लेकिन फिर ऐसा करने से क्या होगा कि $6 पर आवर देगा, यानी कि 1200 ही होगा और $6 पर आवर मल्टीप्लाई बाय कितना, मल्टीप्लाई बाय 600 आवर्स। तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय 600 3600 हो गए, प्लस 1200 कितने हो गए, 4800। ये हो गई एडवर्टाइजिंग, ये हो गई एजेंसी, ये हो गई एडवर्टाइजिंग। ये तो 2 ऑप्शन हो गए, एक तो एजेंसी के थ्रू हायर कर ले, एक एडवर्टाइजिंग के थ्रू हायर कर ले। यहाँ पे मैं हायरिंग भी लिख देता हूँ, हायरिंग, एजेंसी हायरिंग, एजेंसी हायरिंग, एजेंसी के थ्रू हायर कर लें, एडवर्टाइजिंग के थ्रू हायर कर लें। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा जो है वो आपको जो है, ये वैसे आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा हुआ ही है, इसके ऊपर अभी भी मैंने बात की थी। इसको देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 को, ही कुड ऑल्सो रीडायरेक्ट सम स्टाफ फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्क हु आर करेंटली पेड $7 पर आवर एंड हु मेक सैंडल्स दैट जनरेट अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ $3 पर आवर आफ्टर ऑल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, ये बोल रहा है कि जो लेबर कॉस्ट है, ये बोल रहा है कि जो रीडायरेक्ट करने की, लेबर को जो रीडायरेक्ट करने की जो कॉस्ट है, एक तो ये है $3 पर आवर कॉस्ट है, जो कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन हो जाएगा आपका $3 पर आवर। $3 मल्टीप्लाई बाय कितने आवर हैं, 600 आवर्स हैं, प्लस $7 पर आवर जो हमें लेबर को पे करने पड़ेंगे, ये भी इसकी कॉस्ट होगी। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी इससे 600 से, 600 आवर्स हैं तो 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह ये क्या है, ये हो जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन, जो अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन हो जाएगा। और ये हो जाएगी आपकी लेबर की जो रेगुलर जो लेबर की कॉस्ट है, तो हो जाएगा 7 × 600 4200 प्लस
3 इंटू 600 1800, तो ये हो जाएगा टोटल 6000। कितनी हो जाएगी? 6000 हो जाएगी। 6000, 4800 और 5400। अच्छा, अब ये जो है ना, ये कॉस्ट है, यहाँ पे बात हो रही है कॉस्ट की। ये जो तीनों ऑप्शन है ये मुख्तलिफ कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। या तो 5400 इनकर कर ले, या तो 4800 इनकर कर ले, या 6000 इनकर कर ले। तो हम क्या करते हैं, बीइंग अ रैशनल डिसीजन मेकर, आम तौर पे हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे आम हालात में कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ हो। जब कॉस्ट मिनिमाइज़ होगी तो प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज़ होगा। तो जाहिर सी बात है, जो कम से कम कॉस्ट है वो हम इनकर करने की कोशिश करेंगे। तो जो लीस्ट कॉस्टली ऑप्शन है हमारा इसके अंदर, वो रेलेवेंट कॉस्ट होगा। तो लीस्ट कॉस्टली ऑप्शन क्या है? लीस्ट कॉस्टली ये है 4800। तो यही हमारा आंसर है, डी, यही हमारा आंसर है। ये है क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर, 4800, जो रेलेवेंट कॉस्ट है आपकी इस सवाल में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज के लिए, आज जो मेरा प्लान था कि आपके सामने रेलेवेंट कॉस्ट के MCQs मैं रखूँगा, तो ये थे कुछ MCQs रेलेवेंट कॉस्ट के जो मैंने आपके सामने सॉल्व किए। और कोई आपको MCQs मिलते हैं तो आप उनको भी सॉल्व करें, लेकिन इन MCQs में आई होप कि मैंने आपको इतना बता दिया है कि किस तरह से आपका जो है वो एग्ज़ामिन हो सकते हैं इन द अपकमिंग एग्ज़ाम्स। रेलेवेंट कॉस्ट के MCQs या दूसरे जो टॉपिक्स हैं, एक आइडिया देने के लिए मैं आपको ये कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड कीप प्रैक्टिसिंग सिंस योर एग्ज़ाम्स आर नियर, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। कोई भी सवाल हो आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मेरा नंबर भी गिवन है, अगर आप शुरू में देखें वीडियो में मेरा नंबर भी गिवन है और मेरा नाम भी गिवन है। इट वॉज मुईद अहमद सिद्दीकी, एंड व्हेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, आई विल try to make it much more interesting and much more fruitful, much more useful for you. Thank you very much. It was Muid Ahmad Siddiqui.